हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। साथियों, कल हम पढ़ चुके थे अव्ययी भाव समास। समास पढ़ रहे हैं, समास में अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे। अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे। अव्ययी भाव समास के बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास पढ़ चुके थे। तत्पुरुष समास के छह भेद भी हम पढ़ लिए थे, ठीक है। छह भेद के अलावा तत्पुरुष समास में एक अन्य तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले आप नोट लिखेंगे, ठीक है। समास को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले साथियों, आप सब वीडियो देखते हैं और वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, तो ऐसा ना किया करिए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास। तो नोट में लिखेंगे तत्पुरुष समास के अलावा तत्पुरुष समास के भेद के अलावा, छह तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? छह भेद के अलावा कुछ अन्य भी हैं, ठीक है। जैसे नन, इसको नन तत्पुरुष समास कहते हैं। नन तत्पुरुष समास। राइटिंग का थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है। देखिए, नन तत्पुरुष समास किसको कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक तथा नकारात्मक हो ना, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद यानी कि पहला पद निषेधात्मक या इसी को नकारात्मक, ठीक है। जिस समास का पूर्व पद निषेधात्मक या नकारात्मक हो उसे नन तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुछ पहचान लिख लीजिए। निषेधात्मक मतलब कि जैसे कि शुरू में क्या आ जाए? अ आ जाए, या फिर अ ना आ जाए, या फिर न आए, या फिर गैर आ जाए, या फिर ना आ जाए। ये सब क्या है? ये सब मना करने वाला चीज़ है, यानी कि निषेध करने वाला, नकारात्मक शब्द जिसको कहते हैं, ये सब शब्द हैं, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आ जाए पूर्व में यानी कि प्रथम में, तो इनको क्या कहेंगे? इनको नन तत्पुरुष समास कहेंगे। इनके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि अधर्म में देखेंगे कि अ आ रहा है, ठीक है, अ आ रहा है। दूसरी चीज, इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? न धर्म। ऐसे ही है अयोग्य मतलब कि न योग्य, ठीक है। ऐसे ही है अनहोनी मतलब कि इसका अर्थ क्या है? न होनी, ठीक है। ऐसे ही शब्द अगर आ जाए शुरुआत में न, अन, न, अन, न, गैर, ना, ऐसे शब्द आ जाए तो इनको कहते हैं नन तत्पुरुष समास। जिसको विग्रह करने पे न आए यानी कि निषेधात्मक शब्द आए, उन्हीं को कहते हैं नन तत्पुरुष समास। जैसे एक और है गैर वाजिब। अब इसमें पूछ दिया जाए कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप कह देंगे कि इसमें नन तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि गैर वाजिब का मतलब है न वाजिब न हो, ठीक है। गैर वाजिब का मतलब न वाजिब, ठीक है। इस प्रकार से इनको कहते हैं नन तत्पुरुष समास, ठीक। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं
जैसे कि कल पढ़े थे अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद अब तीसरा पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। देखिए कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद यानी कि आप ये दूसरा पद कह सकते हैं, तथा पूर्व पद विशेषण हो या फिर विशेष हो, ठीक है। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, ठीक, और पहला पद पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद क्या हो? विशेष हो, विशेष हो या फिर विशेषण हो, विशेष हो या विशेषण हो, उनको क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। और देखिए विग्रह करने पे एक पहचान लिख लीजिए, पहचान। इनको देखिए विग्रह करने पे क्या होता है कि है जो बीच में, ठीक है, विग्रह करने पे दोनों पक्षों के बीच में लिख देते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों के बीच, दोनों पक्षों के बीच क्या हो? है जो हो या के समान ये हो, तो उनको कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे चरण कमल, चरण कमल को विग्रह जब करेंगे तो कहेंगे चरण के समान कमल। अर्थात करेंगे तो अर्थात में कुछ नहीं आएगा, बीच में आया है क्या? के समान या है जो आएगा, वो उसी को क्या कहेंगे? उसी को कहेंगे कर्मधारय समास। ऐसे ही हैं कमल नयन, इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है। इसमें विशेष कौन है? विशेषण है, तो नयन ये विशेष है और विशेषण क्या है? कमल है, ठीक है। इसी प्रकार है प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, इसका विग्रह करिए, ठीक है। इसका जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि प्राणों के समान प्रिय, प्राणों के समान प्रिय को प्राण प्रिय कहते हैं। तो यहाँ पे के समान आया है कि नहीं, ठीक है। इस प्रकार से शब्द जो आते हैं इनको कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे और ले लीजिए एक नीलकंठ, ऐसे ही है नीलकंठ, नीलकंठ को क्या कहेंगे? नीला है कंठ या नीला है जो कंठ, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं नीलकंठ। ऐसे ही विग्रह करिए आप महान पुरुष, महान पुरुष का विग्रह करिए। देखिए राइटिंग पे थोड़ा आप लोग मत जाइएगा, राइटिंग को थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा सही से बन नहीं पा रहा है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उसको समझिएगा। राइटिंग को आप राइटिंग में मत जाइएगा, ठीक है। अगर राइटिंग ही देखना होता तो मैं PDF ले आता, ठीक है। मैं लिख कर समझा रहा हूँ आपको। महान पुरुष किसको कहते हैं? महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, उसको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं
महान पुरुष, महान है जो पुरुष। इसमें देखिए है जो के समान, ये सब शब्द में अगर आते हैं बीच में तो इनको कहते हैं, दोनों पक्ष को मिला, ये देखिए प्राणों और प्रिय के बीच में के समान आ रहा है ना, ऐसे दोनों पक्षों के बीच में अगर के समान या फिर है जो आए, ये इनका कर्मधारय समास का चिन्ह है, यानी कि पहचान है। ठीक है, ऐसे शब्द जहाँ आए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द्विगु समास, ये है चौथा। पहला अव्ययी भाव समास पढ़े, अव्ययी भाव के बाद तत्पुरुष, तत्पुरुष के कर्मधारय, तत्पुरुष समास के बाद कर्मधारय, कर्मधारय समास के बाद अब द्विगु। द्विगु समास किसको कहते हैं? द्विगु समास उनको कहते हैं जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो। कैसा हो? संख्यावाची। संख्यावाची। देखिए पहला पद, अगर पहला पद या फिर कह सकते हैं इसको पूर्व पद जिसका संख्यावाची हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, जैसे सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त मतलब इसका विग्रह करेंगे तो कहेंगे सात सिंधुओं का समूह। सात सिंधुओं का समूह, ये सात आया है ना, ये सप्त मतलब सात। पहला पद क्या है? संख्यावाची है, इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ही है दोपहर। दोपहर को विग्रह करेंगे तो कहेंगे दो पहरों का समूह। दो पहरों का समूह, दो पहरों का समूह को क्या कहते हैं? दोपहर। दो ये संख्या है, इसलिए ये कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। ठीक है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं और भी, इनका आप विग्रह करिए। जैसे है त्रिलोक। ऐसे ही है चौराहा। ऐसे ही है नवरात्र। ठीक है, ऐसे ही है पंचमी। ठीक है, इन सब का विग्रह कर लीजिए आप। त्रिलोक को देखिए क्या कहते हैं? तीनों लोकों का समाहार। ठीक है, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक कहते हैं। चौराहा, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह को क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। नवरात्र किसको कहते हैं? नवरात्र किसको कहते हैं? इसका विग्रह कर लीजिए आप। पंचमी किसको कहते हैं? इसको कर लीजिए आप। ठीक है, इन सब को आपको रखते हैं होमवर्क में। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कहते हैं। अब आते हैं पांचवा। ठीक है, पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास क्या किसको कहते हैं? तो द्वंद्व समास जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान हो और उत्तर पद भी प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, अब पदों के बीच योजक चिन्ह हो, उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नदी नाले। ठीक है, नदी नाले, इसमें योजक चिन्ह है। इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? नदी और नाले। ठीक है, और आया है बीच में ना, देखिए इसका बीच में और क्या क्या आता है? जैसे और आ गया बीच में, और आता है, एवं आता है, और एवं आता है, या आता है, अथवा आता है,
और अगर आपको बीच में को मिलते हैं, ठीक है, बीच में ये सब आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे दोनों पदों के बीच में अगर ये सब देखने को मिलते हैं आपको, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे योजक चिन्ह और ये सब बीच में ऐसे ऐसे विग्रह करने पे ये सब दिखते हैं। ठीक है, विग्रह करने पे और बाकी विग्रह नहीं करने पे ये योजक चिन्ह मिलता है, वहाँ पे कौन सा समास होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के और उदाहरण देखिए, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, ठीक है, यहाँ पे योजक चिन्ह है ना, इसका विग्रह करिए आप, पाप पुण्य, मैं लिख दे रहा हूँ, आप विग्रह करिए, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, ठीक है, और आगे पीछे, आगे पीछे, और नाक कान, और राजा रानी, नर नारी, ठीक है, ये सब देख रहे हैं। बीच में क्या है, योजक चिन्ह, सबके बीच में ये द्वंद्व समास पहचानने का ये पहचान है। ठीक है, ये द्वंद्व समास का ये पहचान है, योजक चिन्ह। अगर इसको आप विग्रह करेंगे, ठीक है, विग्रह करिए आप लोग विग्रह कर लिए होंगे, अब मैं बता दे रहा हूँ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, ऐसे सुख दुख, सुख और दुख, गुण दोष, गुण और दोष, आगे पीछे, आगे और पीछे, नाक कान, नाक और कान, राजा रानी, राजा और रानी, नर नारी, नर और रानी। इस प्रकार से जब आप विग्रह करेंगे तो देखेंगे कि बीच में और आएगा, एवं आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, ये सब शब्द अगर बीच में आपको देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये 5 समास हम लोग पढ़ चुके, अब छठवां है छठा और लास्ट है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं, तो जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो, जिस समास का दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिस प्रकार से लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, जिसका लंबा है उदर, अर्थात किसको कहते हैं, गणेश को कहते हैं, जिसका लंबा है उदर अर्थात गणेश। ठीक है, जिसका लंबा है उदर अर्थात तीसरा कोई अन्य संकेत दे रहा है, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिसका दोनों पद प्रधान न होकर, अपना ये कोई पद प्रधान न होकर कोई तीसरे की ओर संकेत करे, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे ही है अब दशानन, दशानन का विग्रह करेंगे तो कहेंगे कि 10 है आनन जिसके, उनको कहते हैं दशानन। ठीक है, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। कौन है, रावण।
इसलिए ये कौन सा समास हो जाएगा, ये बहुब्रीहि समास है। और हम लिख दे रहे हैं, आप इसका विग्रह करिए। दशानन, चक्रपाणी, दशानन चक्रपाणी हो गया, महावीर, महावीर, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ऐसे ही है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है। ऐसे ही है पंकज, पंकज, ऐसे ही है अनहोनी, अनहोनी, ठीक है, अनहोनी, गिरधर, गिरधर, इन सब का विग्रह करिए। देखिए अब मैं कुछ बता दे रहा हूँ। चक्रपाणी, चक्रपाणी, इसका जब विग्रह करेंगे तो कहेंगे आप कि चक्र है पाणी जिसके हाथ में, ठीक है, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात चक्र है पाणी में, पाणी मतलब हाथ में, हाथ में जिसकी, अर्थात किसके है, विष्णु के, अर्थात किसके हाथ में, विष्णु के, ठीक है। इसलिए ये बहुब्रीहि। महावीर, महावीर का आप विग्रह करिए। महावीर किसके कहेंगे कि महान है जो वीर, महान है जो, महान है जो वीर, अर्थात कौन, हनुमान, अर्थात हनुमान, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का विग्रह करिए। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला, चार भुजा किसकी है, विष्णु के, ठीक है, विष्णु के, चार भुजाओं वाला। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है, मंत्रियों में प्रधान है जो, अर्थात प्रधानमंत्री, पंकज, पंकज किसको कहते हैं, पंख में पैदा है जो, पैदा है जो, अर्थात कमल, ठीक है। इन सब की आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन सब का विग्रह क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज ये बहुब्रीहि समास कंप्लीट हो गया, बहुब्रीहि हो गया। अब कल कुछ क्वेश्चन कराने के बाद अगले चैप्टर चलेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।